नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पैसा कहाँ इन्वेस्ट किया जाए। तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसमें हम पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैंने कुछ लिस्ट तैयार किया है जिसमें मैं सबके बारे में बात करूँगा। जनरली जब हमारे पास कुछ पैसा आता है, जो हम पैसा बचाते हैं भविष्य के लिए, तो उसमें एफडी आता है, फिक्स डिपॉजिट। जनरली आज की डेट में फिक्स डिपॉजिट जो है वो 5% टू 6% आपको रिटर्न देता है। पहले ज़माने में ये 10% 12% देता था, बट अब 5% से 6% ही देता है ना। ये हो गया। अब ये इसमें क्या है, आपको 5% टू 6% मिलेगा। मतलब जो आपका जो डिप्रिसिएशन ऑफ मनी है, मतलब जो पैसा अपना वैल्यू खो रहा है, वो हर साल अपना कुछ वैल्यू खोता है। सपोज आज आपके पास 100 रुपये हैं, आज आप 100 रुपये को अगर अपना गुल्लक में संभाल के रखेंगे तो 100 रुपये की वैल्यू अगले साल हो सकता है 95 हो जाए। तो जनरली देखा गया है कि ये 4 to 5% इसमें डेप्रिसिएशन होता है हर साल। तो जो चीज़ आज आपको 100 रुपये में मिल रही हो सकता है अगले साल वो आपको 105 या 106 रुपये में मिले, है ना। तो इसलिए एफडी में आपको 5 to 6% मिलता है और उतना ही डेप्रिसिएट भी हो जाता है मनी, है ना। तो ये चीज़ हम इसको रूल आउट करेंगे भाई, ये चीज़ हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इसमें हमारा पैसा कंपाउंड ही नहीं हो पाएगा। पोस्ट ऑफिस की बात करेंगे। पोस्ट ऑफिस में आपको जनरली एफडी से थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाता है, बट यहाँ पे आपको अपना पैसा बहुत टाइम तक आपको अपना, वैसे तो बहुत सारी स्कीम्स होती हैं इसमें, बट जनरली पोस्ट ऑफिस में आपको अपना पैसा बहुत टाइम तक रखना पड़ता है, तब जाके आपको उसका कुछ फ़ायदा मिलता है। या फिर जो इसका रिटर्न है वो भी इतना ज़्यादा नहीं मिलता है कि आपको उससे कुछ फ़ायदा हो पाए या आपका पैसा कंपाउंड हो पाए, तो इसको भी हम नहीं लेंगे। जनरली पोस्ट ऑफिस में जो सजेस्ट करूँगा वो उन लोगों के लिए है जो रिटायर्ड लोग हैं, जो बिल्कुल भी अपना रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, और जो उनके पास एक लमसम अमाउंट हो गया है ना, सीनियर सिटीजन जो अब चाहते हैं कि उनको अब कुछ भी रिस्क नहीं लेना है, और तो वो मुझे लगता है पोस्ट ऑफिस में जाकर अपना पैसा सबमिट कर सकते हैं। वहाँ पे उनको आज पोस्ट ऑफिस में सीनियर सिटीजन स्कीम के द्वारा उनको 8% तक का रिटर्न मिल जाता है ना। तो हम इसको अपने उसमें नहीं लेंगे। जो हम बात करेंगे स्टॉक्स की, अब बहुत सारे लोगों को पता होगा स्टॉक्स क्या है या नहीं पता है। स्टॉक जनरली हम लोग इसको शेयर मार्केट के नाम से जानते हैं कि हम अपने उसमें पैसा लगाते हैं। कुछ लोगों को लगता होगा ये जुआ है, कुछ लोग इसमें इन्वेस्ट भी करते होंगे, कुछ लोग इसमें पैसा कमाया होगा, कुछ लोगों ने पैसा खोया भी होगा। तो जनरली डिपेंड करता है कि हम रिस्क क्या लेते हैं या हम कौन सा स्टॉक उसमें चूज़ करते हैं। तो जनरली जो स्टॉक है वो हाई रिस्क में मैं उसको मानता हूँ, क्योंकि आप कौन सा स्टॉक लेंगे। सपोज आज आपने एक स्टॉक लिया, वो आज ही उसका 10% या 20% गिर गया, या फिर कुछ लोग अच्छी कंपनी में लिया तो वहाँ पे आप 15-20% आप ले सकते हैं। तो स्टॉक को भी इसमें आपको हाई रिटर्न मिल जाता है, तो इसको हम ट्राई कर सकते हैं, है ना। अभी है ईटीएफ। ईटीएफ में क्या होता है, ईटीएफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। यहाँ पे आपका एक कंपनी ना होके आपकी एक कंपनियों का समूह रहता है। बहुत सारी ईटीएफ्स होते हैं जैसे कि निफ्टी 20, जिसमें कि टॉप 50 कंपनियां हैं हमारे इंडिया की, उसमें पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। तो इसकी वजह से हमारा जो रिस्क है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है ना। जनरली देखा गया है कि 12 से 15% का आपको इसमें रिटर्न मिल जाता है हर साल। तो इसमें आपके बहुत सारे ईटीएफ हैं, मैं बात करूँगा आगे कि वो कौन कौन से ईटीएफ हैं। तो ये एक हम जनरली इसको यूज़ कर सकते हैं कि इसमें हमारा पैसा ग्रो करे। हम क्यों चाह रहे हैं कि हमारा पैसा ग्रो करे, क्योंकि हमारा पैसा ऑलरेडी 5% से हमारा पैसा ऑलरेडी डिप्रिसिएट हो रहा है ना। तो अगर हम इन दो को चुनेंगे, एफडी को या पोस्ट ऑफिस को चुनेंगे, तो हमारा पैसा तो 5% 6% तो हमारा उसका वैल्यू ख़त्म ही हो रहा है, तो हमारा पैसा हमारा कंपाउंड ही नहीं हो पाएगा, है ना। तो फिर क्या फ़ायदा। रियल स्टेट में अच्छा खासा आप पैसा बना सकते हैं, बट इसका एक ही नियम है कि आपको पैसा भी होना चाहिए आपकी जेब में। सपोज आपको एक प्लॉट लेना है, तो प्लॉट कम से कम 20 लाख 30 लाख का प्लॉट आता है, तो उतना पैसा आपके पास होना भी चाहिए। दूसरा इसका रियल एस्टेट में क्या है, या फ्लैट आपको लेना है तो मिनिमम 30 लाख 35 लाख का आपको फ्लैट मिलता है। लेकिन उसके लिए आपको पैसा होना चाहिए। पैसा अगर आपके पास नहीं है तो फिर आपको ईएमआई लेना पड़ेगा, ईएमआई करना पड़ेगा। तो ईएमआई में आपको अगेन
7% या 8%, मिनिमम आपको मुझे लगता है 8% या 9% आपको उसमें इंटरेस्ट लग जाएगा, है ना। और 9% इंटरेस्ट लेगा तो आपका ईएमआई आपको देना पड़ेगा। तो ये भी हम इसमें नहीं चूज़ करेंगे क्योंकि हमारे पास उतना पैसा ही नहीं है। हाँ, इसमें और एक चीज़ रहती है, कभी कभी हम लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो कभी कभी वहाँ पे कुछ ऐसा हो गया कि गवर्नमेंट का कुछ वो आ गया, वो जो वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ आ गई, तो कभी कभी तो उसके रेट बहुत ज़्यादा हाई भी हो जाते हैं, है ना। कई बार ऐसा देखने में मिला है कि वहाँ पे सड़क निकल गई गवर्नमेंट का कुछ, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हमारे को 100% 200% तक का हमको रिटर्न मिल जाता है रियल इस्टेट में। बट ये लो रिस्क के अंडर आता है। इसमें रियल इस्टेट में एक ही नियम है कि आपको आपके पास पैसा होना चाहिए ताकि आप उसको खरीद सकें, और दूसरा ये होना होता है कि हम्म, आपका पैसा, सपोज आपको आपने आज 1 करोड़ का या 1 करोड़ का प्लॉट लिया रियल इस्टेट में, अब आप उसको बेचने जाएंगे तो फिर आपको आज 5 लाख रुपए की ज़रूरत है, तो आप कैसे बेचेंगे उसको? 5 लाख तोड़ के तो नहीं बेच सकते, है ना। आपको या तो फिर एक प्लॉट को आधा प्लॉट करके भी वो बिकना मुश्किल है, तो पूरा 100 करोड़ आपको बेचना पड़ेगा। तो इस चीज़ में हम इसमें नहीं लेंगे। जो लास्ट है वो क्रिप्टो। क्रिप्टो की बात करेंगे, क्रिप्टो बहुत ही ज़्यादा हाई रिस्क है। इसमें आपका पैसा, सपोज जैसा आपको मालूम है बिटकॉइन एक क्रिप्टो है, उसमें आपका पैसा बहुत ही ज़्यादा, अगर आप 10 साल पहले आप उसमें लगाते तो शायद आपका पैसा बहुत मतलब 100 गुना तक शायद बढ़ गया है उसमें, है ना। आज शायद एक बिटकॉइन की कीमत 1 करोड़ के आसपास है। तो ये भी हाई रिस्क है, तो इसको भी हम इसमें नहीं लेंगे। तो इसमें दो चीज़ें हैं हम जो हम लेना चाहेंगे, वो स्टॉक्स या फिर ईटीएफ। अब स्टॉक को भी मैं ऐसा हाई रिस्क के कारण मैं इसको नहीं लूँगा, क्योंकि क्या होता है, बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं मार्केट में, तो हमको कौन सा स्टॉक लेना है नहीं लेना है, और कब वो स्टॉक लेना है कब वो स्टॉक छोड़ना है, वो हमको बहुत मालूम नहीं रहता है। तो मालूम नहीं रहता है तो उसका हमारे को नॉलेज नहीं है, तो हम को जो लिया, सपोज वो गिर गया तो हाई रिस्क में आ गया, तो हमारा पैसा उसमें डूब सकता है। तो पैसे का एक नियम है कि हमको अपना पैसा डुबाना नहीं है, ठीक है। वो बड़े धीरे धीरे बड़े वो चलेगा, बट ज़्यादा रिस्क के चक्कर में हमको पैसा उसमें डुबाना नहीं है, मतलब हाई हम मार्जिन के चक्कर में हमको अपना पैसा डुबाना नहीं है। तो ये हमारा मेन गोल होना चाहिए। तो इसमें जो हमारे को इसमें जो पता चला, हमने जो बात किया, उसमें ईटीएफ के बारे में हमने ईटीएफ को चुना कि हम ईटीएफ में क्यों रहेंगे, क्योंकि उसमें एक कंपनी ना रह के बहुत सारी कंपनियों का समूह रहता है, बहुत सारी कंपनीज का एक समूह रहता है जिसमें हम अपना पैसा लगाते हैं, है ना। और हम एक ईटीएफ में, कई सारे ईटीएफ में हम पैसा लगा सकते हैं ताकि हमारा जो रिस्क है वो और ज़्यादा कम हो जाए। तो मैं बात करूँगा अब ईटीएफ के बारे में, है ना। अ, हाँ, तो ईटीएफ क्या है? ETF or exchange traded fund is a type of investment fund that is traded on stock exchange much like individual stock। तो ETF जो होता है वो हमारा एक इन्वेस्टमेंट फंड की तरह होता है, जो कि स्टॉक एक्सचेंज में होता है। जैसे कि हम इंडिविजुअल स्टॉक को लेते हैं वैसे ही हम इसको भी खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, है ना। तो बहुत सारे ETFs हैं। सबसे पहला जो ETF की बात करूँगा वो है निफ्टी 20। निफ्टी 20 में क्या है, टॉप 50 कंपनीज, जो लार्जेस्ट कैपिटलाइजेशन स्टॉक्स इन इंडिया, जो टॉप की 50 कंपनियां हैं, उसमें वो पैसा स्टॉक पर इन्वेस्ट करते हैं। मतलब आप अगर निफ्टी 20 को खरीदेंगे तो वो निफ्टी 20 आपका पैसा टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्ट करेगा। और जनरली जो ETF होते हैं इसमें हमारा जो है, हमारा जो फीस होता है या जो हमारा ब्रोकरेज चार्जेस होता है बहुत ही ज़्यादा कम होता है। तो इसका ये ETF का एक फ़ायदा ये भी होता है ना। तो निफ्टी 20 में है, जो आप मान के चलिए जो हमारी टॉप की 50 कंपनियां हैं। अब टॉप की 50 कंपनियां कौन सी हैं? जैसे कि आपके HDFC बैंक हो गया, आपका इन्फोसिस हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, ये सब जो है हमारी टॉप कंपनीज, या महिंद्रा हो गई, ये हमारी टॉप कंपनीज में आती हैं, है ना। तो इन टॉप कंपनीज में ये आपका निफ्टी 20, आप निफ्टी 20 में इन्वेस्ट करते हैं, निफ्टी 20 आपका पैसा टॉप की 50 कंपनीज में लगाता है। ये टॉप की जो 50 कंपनीज है ये हमारे इंडिया की बैकबोन है ना। मतलब कि
ये कह सकते हैं कि जो हमारा इंडिया को जो हमारा फाइनेंस, हमारा जो जो भी चीज़ें हैं उसमें बैंक्स हैं, आपका आपका ऑटोमोबाइल सेक्टर है या फिर एफएमसीजी है, उसमें हमारा ये बैकबोन है। तो इन सब का बैकबोन मतलब जब इंडिया ग्रो करेगा तो ये 50 कंपनियां ग्रो करेंगी तो इंडिया भी ग्रो करेगा, और आपका पैसा जो आपने इन्वेस्ट किया वो भी ग्रो करेगा, है ना। वैसे ही एक निफ्टी बीज के बाद में आता है जूनियर बीज। जूनियर बीज में क्या रहता है, आपने निफ्टी बीज में जो रहता है वो 1 to 50 रहता है, 1 to 50। जूनियर बीज में 51 to 100 बिग कंपनीज में आपका पैसा इन्वेस्ट होता है। तो जनरली क्या होता है, 1 to 50 कंपनीज ऑलरेडी वेल सेटल्ड रहती हैं, तो उसमें आपका रिस्क तो कम रहता है, बट आपका ग्रोथ भी और मार्जिन भी उतना ही, मतलब इतना ज़्यादा नहीं रहता है एज़ कम्पेयर टू जूनियर बीज में जो 51 to 100 कंपनीज है। 51 to 100 कंपनीज वो कंपनियां हैं जो अभी टॉप कंपनियाज नहीं है, लेकिन टॉप के बाद की कंपनी है जो कि टॉप हो जाएंगी, हो सकती हैं आगे जाके, है ना। तो वो 51 to 100 कंपनीज हैं जो जूनियर बीज में आती हैं। तो उसमें हम अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं ताकि हमारा जो ग्रोथ है वो अच्छा हो जाए, है ना। ऐसे ही मिड 150 बीज है, इसमें जो कंपनी रैंक्ड है वो 101 to 250, मतलब कि आपकी 50 टॉप की 50 हो गई, 50 की 100 हो गई, और 100 से 250 कंपनियां, मतलब आपका का पैसा जो है कंपनी नंबर 1 से लेके कंपनी नंबर 250 तक आपका पैसा इसमें लग गया। तो आपका जो पैसा है अगर आप 3 स्टॉक में लगाते हैं तो आपका पैसा 250 कंपनीज में इन्वेस्ट हुआ है। 250 कंपनीज में इन्वेस्ट हुआ है तो सपोज मान के चलिए कि 10 कंपनियां या चलो 15 कंपनियां भी अगर सपोज अंडर परफॉर्म कर दी या 20 कर दी, या चलो मान के मैक्स टू मैक्स 50 पर 200 कंपनियां आपको ऊपर लेके चली जाएंगी, तो आपका पैसा आपका ग्रो करने ही वाला है। इसमें और एक है नास्डाक 100, जो मोतीलाल ओसवाल का नास्डाक 100 है। इसमें क्या रहता है, द 100 लार्जेस्ट नॉन फाइनेंशियल कंपनी लिस्टेड ऑन नास्डाक स्टॉक एक्सचेंज, जैसे कि एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, गूगल, मेटा, टेस्ला और नेटफ्लिक्स, और बहुत सारी, टोटल 100 कंपनीज। ये है ना यूएस, मेजरली यूएस बेस्ड है, मेजर यूएस बेस्ड कंपनियों में ये पैसा लगता है। तो आपका पैसा इंडिया के बाहर भी आप यूज़ मतलब लगा सकते हैं। जो आप अगर पैसा अपना नास्डाक 100 में लगाएंगे तो ये पैसा बाहर की कंपनीज में लगने वाला है ना। तो आप सपोज ये अगर आप नास्डाक 100 मैंने क्यों चूज़ किया कि सपोज इंडिया इंडिया तो ग्रो कर ही रहा है और आगे करता ही जाएगा, बट हम अपना पैसा टॉप बाहर की कंपनियां, दुनिया में जो बहुत सारी कंपनीज हैं जो अच्छा कर रही हैं उनमें हम लगाना चाहते हैं, तो हम उसमें भी लगा सकते हैं। अभी टॉप की 100 कंपनियां हैं तो इसमें पैसा जो लगा है तो आपका पैसा लो रिस्क है ना। और मैंने जो लास्ट में जो चुना है वो गोल्ड बीज और सिल्वर बीज है। मतलब गोल्ड बीज और सिल्वर बीज में क्या है, जो आपका पैसा है वो गोल्ड में और सिल्वर में लगेगा, मतलब गोल्ड के जो फिजिकल वैल्यू है उसमें लगेगा और सिल्वर की फिजिकल वैल्यू के अनुसार उसमें पैसा लगने वाला है। तो ऐसा करके टोटल 1 2 3 4 5 और 6, टोटल 6 कंपनियों में हम अपना पैसा लगा सकते हैं। सपोज हम आपके पास 10,000 रुपये है या जो भी है, स्टार्टिंग जो आपको महीने में लगाना है, या 1 लाख है, जो भी है, मुझे 10,000 रुपये है, बट उसका आप इस तरीके से पैसा आप अपना इसमें लगा सकते हैं कि निफ्टी बीज में आप 35% लगा सकते हैं, मिड 150 में 15% लगा सकते हैं, जूनियर बीज में 20%, ऐसा करके आप अपना पैसा लगा सकते हैं। अब इसमें देखिए, ये आपको अपने विवेक से भी थोड़ा काम करना है कि ये ETF है जो क्या है, इसमें आपको पहले जानकारी खुद भी ले लेनी है। ये जानकारी मैंने खुद से ली है और मैं भी खुद ETF में ही अपना पैसा निवेश करता हूँ। लेकिन आपको भी एक बार खुद से इसके बारे में जानकारी ले लेनी है कि ये क्या होता है, मैं ये जो बताया है वो सही है या गलत है, वो आपको खुद भी पहले जांच कर लेनी है, या जो भी आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र है उससे एक बार बात करके आप ज़रूर इसमें आप करें। लेकिन जहाँ तक मेरी नॉलेज है ये बिल्कुल सही है। अब इसमें आप अपना पैसा है जो इसी प्रकार से लगाना वो ज़रूरी नहीं है ना। ये मेरा एडवाइस है कि आप ऐसा लगाइए। अब इसमें आप हो सकता है कि आप निफ्टी बीज में 30% लगाना चाहते हो, आप चाहते हैं कि मैं जो मीडियम मिड कैप कंपनीज है उसमें मैं थोड़ा सा 20% कर दूँ, तो आप कर सकते हैं, है ना।
ये आपके ऊपर है, आपके विवेक के ऊपर है, आपको भी अपना थोड़ा रिसर्च करना है। ऐसा नहीं कि सब कुछ मैं ही आपको बताऊँगा, है ना? क्योंकि क्या होता है कई बार अपना खुद भी अपने को थोड़ा-सा रिसर्च करना ज़रूरी है। ये मेरी रिसर्च के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया है, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ अभी, है ना? बट आपको अपनी खुद की रिसर्च भी कर लेनी है ना? बट जनरली जो मैंने अभी तक मैं शेयर मार्केट में 10-11 साल से मैं अगर पैसा निवेश कर रहा हूँ, स्टार्टिंग में जो मैंने कुछ पैसा अपना गलत जगह पे डाल के कुछ लॉस भी किया था, या अभी पिछले 4-5 साल से मैं अगर अपना मुनाफा कर रहा हूँ, तो मैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको बता रहा हूँ, है ना? कि ऐसा आप पैसा कमा सकते हैं, या ऐसा पैसा आपको ले सकते हैं। तो जनरली ये जो है इस नियम के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं। आप इसमें थोड़ा बहुत प्लस माइनस कर सकते हैं, आप अपने विवेक का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना? तो हमने देखा कि हम किस चीज़ में आज इन्वेस्ट कहाँ करेंगे। तो आज का जो वीडियो का टॉपिक था, हम अपना इन्वेस्ट कहाँ करने वाले हैं। इन्वेस्ट करने के लिए हमने बहुत सारी चीज़ों का पता किया, एफडी में या जो भी है। तो इसमें मैं जो एक चीज़ कहना चाहता हूँ, अगर आप, ये डिपेंड करता है इसमें भी आप कहाँ पे करना चाहते हैं। मतलब मैंने ईटीएफ को चुना, बट आप अपना कुछ अलग से चुन सकते हैं, है ना? बट मैंने आपको सबके फ़ायदे और नुकसान बता दिए हैं पहले ही। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं और ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो मैं तो पोस्ट ऑफिस को रिकमेंड करूँगा कि आप अपना पोस्ट ऑफिस में डालिए, और आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। वो रिटर्न आप यूज़ कर सकते हैं, है ना? और क्रिप्टो और स्टॉक्स में आप ना पड़े तो अच्छा है ना? तो ये मैं कहना चाहता हूँ। तो आज का वीडियो आज ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पैसा कंपाउंडिंग कैसे यूज़ करेंगे उसके बारे में जानेंगे, है ना? ठीक है, थैंक यू।